स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए, आज मैंने एक बहुत पुराना टॉपिक उठाया है और वो टॉपिक है सिंथेसिस का। और सिंथेसिस का टॉपिक उठाने का मतलब है कि मुझे उसको आगे बढ़ाना है। तो सिंथेसिस में मैं सिंपल सेंटेंस बता चुका हूँ जिसके 5 रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मतलब पहला था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा था इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, तीसरा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और चौथा था जीरंड या नाउन के आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, और पांचवा था नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। इसके बाद आपका था एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। और इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। तो ये शॉर्टकट में मैं बता चुका था। फिलहाल इसके बाद बारी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्लॉज की ज़रूरत है। तो क्लॉज का मतलब है कि आपको मैं क्लॉज भी पढ़ा चुका हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार भी पढ़ा चुका हूँ। क्लॉजेस के वीडियोस पड़े हुए हैं सिंथेसिस प्लेलिस्ट में, और जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इजीली प्लेलिस्ट पे जाइए और सिंथेसिस जो ब्लॉक है उसमें आप क्लिक करिए, और उसमें क्लॉज पार्ट 1, क्लॉज पार्ट 2, क्लॉज पार्ट 3 ऐसे करके उसमें पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ से क्लॉज समझ लीजिए। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको क्लॉज नहीं आती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्लॉज चूँकि मैं पहले समझा चुका हूँ, आज मैं नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज ले रहा हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि नाउन क्लॉज बेस्ड सेंटेंस बनते कैसे हैं और कैसे बनाते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज के मैंने 10 सेंटेंसेस लिए हैं, और मैं पहले 10 से बनाना शुरू करूँगा, 1 से नहीं बनाऊँगा। ठीक है, इसकी वजह आप बता सकते हो? ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि 10 से मतलब बनाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक, इसकी वजह ये है, सीधा सा हिसाब है, जगह चूँकि कम है, नीचे बताता जाऊँगा और जगह होती चली जाएगी। ठीक, तो बहुत मतलब एक इजी क्वेश्चन था, और लेकिन ये है कि मुझे ऐसा करना मजबूरी है। फिलहाल ये सारे 10 सेंटेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और नाउन क्लास में बनेंगे। तो नाउन क्लास पर देखते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आई मीन 10वां। मिस्टर प्रकाश सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। यानी मिस्टर प्रकाश ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मिस्टर प्रकाश ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा था कि जब आप सिंथेसिस बताइए, सिंथेसिस में सेंटेंसेस को कंबाइन करिए, तो हिंदी वाला कॉन्सेप्ट पहले रखिए। हिंदी वाला कॉन्सेप्ट अगर पहले रखते हैं, अर्थात ये कि दोनों की हिंदी निकाली और हिंदी में ही जोड़ा अगर, तो ट्रांसलेट करने में नो प्रॉब्लम, आराम से जुड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों से ट्रांसलेशन बनाना, आपको कहीं से अलग से वर्ड्स लाने भी नहीं है। तो मिस्टर प्रकाश ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो प्रकाश ने कहा, ये सेंटेंस बनेगा। लेकिन इसका आइडिया ये होना चाहिए कि वो आप कॉम्प्लेक्स मोड में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, या सिंपल मोड पे जोड़ रहे हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड में चले गए कि मिस्टर प्रकाश ने कुछ कहा और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो ये थोड़ा कंपाउंड में हो गया। और अगर आप इसको ये कह दिए कि मैं प्रकाश की बात से सहमत नहीं हूँ, तो यहाँ पर सिंपल मोड पे हो गया। और मैं प्रकाश ने जो कुछ कहा उससे सहमत नहीं हूँ, ये कॉम्प्लेक्स मोड पर। तो यही आपको ध्यान देना है। हमने एक प्रकार पढ़ा था, जैसे कि नाउन क्लास को हमने मुख्यतः 5 प्रकार से पढ़ा था। सब्जेक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंटिव वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंटिव मतलब ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, ये हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या था कि एक ये भी नियम था कि जब क्वेश्चन वर्ड को लेकर के जिसका अर्थ का से प्रारंभ होता है, वाट मतलब कि क्या, वाट का अर्थ जो कुछ भी होता है, वेयर की कहाँ, वेन की कब, वाई की क्यों, ठीक है ना, हाउ की कैसे, ऐसे हु की कौन, तो वो भी एक नाउन क्लास बनाता है। इसके बाद एक वेदर वाला जो एक नियम था, वो टोटल 7 प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास बनाना बताया था। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो 10वां बनेगा वो बनेगा, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर प्रकाश सेड। इतना बनेगा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ जो मिस्टर प्रकाश ने कहा। तो जो मिस्टर प्रकाश ने कहा, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
और ये क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन पर डिपेंड है, ये लिखा हुआ टू। तो आई डू नॉट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ये प्रीपोजिशन आता है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन पर डिपेंड क्लॉज है। तो यहाँ पर ये व्हाट मिस्टर प्रकाश सेड, अर्थात जो मिस्टर प्रकाश ने कहा उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर प्रकाश सेड। व्हाट माने हो गया जो कुछ, जब जो कुछ ये आ जाएगा, जब जो कुछ आ जाएगा तो ये समथिंग हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं। अगर ये हम समथिंग लगा देते हैं, मिस्टर प्रकाश सेड समथिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं कि आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर प्रकाश सेड समथिंग, गलत। फिर ये कुछ और जो कुछ दोनों का अर्थ एक साथ दोगे गलत हो जाएगा, और ये सिंटैक्स में आता भी है कि आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर प्रकाश सेड समथिंग, ठीक है ना। तो आपको समथिंग हटाना होता है, ना कि व्हाट हटाना। तो व्हाट हटा दोगे कंजंक्शन चला जाएगा, तो कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, इसलिए समथिंग एक्स्ट्रा सेंस देता है, उसको हमें हटा देना होता है। तो यहाँ पर ये 10वां सेंटेंस है जिसको ये मैंने आंसर दिया, और ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये स्पेस आपका निकल आएगा और थोड़ा, ठीक। अब देखते हैं 9वां सेंटेंस, आई डू नॉट नो ही माइट हैव फेल्ड। जैसे एक सेंटेंस ये भी है, ये तीसरा सेंटेंस, तो यहाँ क्या है, आई डू नॉट नो ही माइट हैव फेल्ड। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब कभी आई डू नॉट नो होता है, ठीक, जब कभी आई एम नॉट श्योर होता है, ये मैं किसी वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, आई एम डाउटफुल होता है, या फिर आई डाउट होता है, या फिर होता है आई कैन नॉट से होता है, आई डू नॉट नो मुझे मालूम नहीं है, आई एम नॉट श्योर मैं निश्चित नहीं हूँ, आई एम डाउटफुल मैं संदेहपूर्ण हूँ, आई डाउट मुझे संदेह है, आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता। जब भी इस तरह से आता है और कोई भी क्लॉज आगे किसी भी तरह के दिए हो, असर्टिव दिया हो, इंट्रोगेटिव दिया हो, कैसा भी दिया हो, यहाँ पर अभी मैं बताऊँगा एक सेंटेंस था, हालांकि यहाँ पे नहीं है, मैं एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ। तो जब ये चीज़ होती है तो हमेशा इफ़ या फिर वेदर कंजंक्शन लगा करके ही जोड़ते हैं। जब ये चीज़ आती है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो आपको दैट नहीं लगाना होता। ये नहीं होता कि आई डू नॉट नो दैट, आई एम नॉट श्योर दैट, आई एम डाउटफुल दैट, आई डाउट दैट, आई कैन नॉट से दैट, ऐसा नहीं होता। दैट नहीं होगा, क्योंकि आप श्योर नहीं है, आप निश्चित नहीं है, आप संदेहपूर्ण हैं, आप कह नहीं सकते, आपको मालूम नहीं है। तो जब ये चीज़ होती है तब आपको इफ़ या वेदर से ही सेंटेंस बनाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, विल ही कम, आई डू नॉट नो, ठीक है, क्या वो आएगा मुझे मालूम नहीं है। विल ही कम, आई एम नॉट श्योर मैं निश्चित नहीं हूँ। विल ही कम, आई एम डाउटफुल मैं संदेहपूर्ण हूँ। विल ही कम, आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता वो आएगा। अर्थात जहाँ ये चीज़ आएगी, आई एम डाउटफुल, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट से, आई डू नॉट नो, तो यहाँ पर वो इसके बारे में निश्चित नहीं है, तब ये सेंटेंस बना करता है आई डू नॉट नो, सीधे इफ़ लगाया या यहाँ वेदर लगाया, इसके बाद इसको असर्टिव बना दिया, इफ़ ही और विल और कम और फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। इसका अर्थ क्या होगा, मुझे पता नहीं है कि क्या, इसका अर्थ हो जाता है कि क्या, कि क्या वो आएगा, कि वो आएगा, कि वो आएगा अथवा नहीं मुझे पता नहीं है। जब ये सिचुएशन आती है तब हमें इफ़ या वेदर से ही सेंटेंस बनाना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब अगला सेंटेंस है, अब इसको समझ में आ रहा होगा, आई डू नॉट नो ही माइट हैव फेल्ड। तो यहाँ पर क्या है, आई डू नॉट नो, ठीक है ना, और पहले इसको ले लेते हैं तीसरे को, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। और फिर लिखा है सी में बी इनोसेंट, तो इसमें होता क्या, इफ लगाते हैं और सी लिख देते हैं, जो में होता है, ठीक है, वो इसमें आ जाता है, बी की फॉर्म हो जाती है इज और इनोसेंट, ठीक, ये बनता है इसका। जोड़ने वाले ऐसे भी जोड़ देते हैं कि आई डू नॉट नो
दैट सी मे बी इनोसेंट। हालांकि कॉन्सेप्ट सही रहता है, पर ये सेंटेंस का ये मेन स्ट्रक्चर नहीं है और आपकी तारीफ नहीं हो सकती है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस सेंटेंस के बारे में आप बहुत विधिवत जानकारी रखते हो, क्योंकि इस सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर ये है जो तुम्हारे सामने बना है। मे क्या है? सी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कि क्या वो है या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर देखना होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो मे बी है, यानी मे केवल पॉसिबिलिटी बताता है और वो इफ़ में आ जाता है, उस मे का सेंस इफ़ देने लगता है कि क्या वो है अथवा नहीं है। वो वेदर में आ जाता है कि क्या है या नहीं है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मे का सेंस इसमें आ जाता है, इसलिए मे हटा दिया जाता है। बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर होती है। तो हमें चूंकि यहाँ पर देखना होता है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर इज लगाना है। अब हम बनाते हैं नवा ये सेंटेंस। तो यहाँ पर बनेगा आई डू नॉट नो, यहाँ पर लगा दिया इफ। ये तीसरा सेंटेंस था, ये नवा सेंटेंस है। आई डू नॉट नो इफ हो गया। अब यहाँ पर लगा देंगे ही। जैसे मे चला गया ऐसे माइट चला जाएगा। फिर ये जैसे बी को हमने इज लिया, चूंकि ये माइट आपका पास्ट है, मे आपका प्रेजेंट था, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म लगाई इज एम आर के आधार पर सी के साथ इज। लेकिन यहाँ पर ही है, इसकी मेन फॉर्म क्या दी हुई? हैव दी हुई है, तो ये माइट हट जाएगा। हैव को हम पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे चूंकि माइट दिया हुआ है, ही हैड फेल्ड। मतलब इतना आसान नहीं है, काफी टेक्निकल है और इसको समझना भी टेक्निकल है। मतलब ये लिख रहा है कि ही माइट हैव फेल्ड, वह फेल हुआ हो सकता था, अर्थात संभवतः वो फेल हो गया था, संभवतः वो फेल हो गया था। आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि वो फेल हो गया था या नहीं मैं बता नहीं सकता। तो कि क्या वो फेल हो गया था मुझे मालूम नहीं है, बिल्कुल। अब इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ नहीं समझ में आ रहा, वो यहाँ पर आ रहा होगा। सी में भी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है, मैं कह नहीं सकता। तो मैं कह नहीं सकता, मुझे मालूम नहीं है कि क्या वह निर्दोष है, मुझे मालूम नहीं है कि क्या वो फेल हो गया था। अगर जो बात मेरी समझ रहा है लड़का पूरी तरह से, बच्चा जो मेरी बात समझ रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि सेंटेंस का ये रियल स्ट्रक्चर है, इसमें बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ दैट लगाकर माइट हैव फेल्ड या दैट लगा करके मे बी फेल्ड या मे बी इनोसेंट ऐसा बना देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है सेंटेंस, उसका रियल है ये सेंटेंस। तो यहाँ पर ये 9 नंबर बन गया और ये 3 नंबर। मैं 9 नंबर को एक बार रिपीट कर देता हूँ। माइट का सेंस इफ में आता है, जैसे मे का सेंस इफ में आता है। क्योंकि माइट पास्ट में और मे प्रेजेंट में, तो मे प्रेजेंट में था तो हमने इज लगाया बी की फॉर्म, और माइट पास्ट में था तो हमने हैव की फॉर्म हैड लगा दी, और आपका सेंटेंस सही है, माइट खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं 8वें में। द रेंस वुड कम, दैट वॉज आवर होप वॉज रॉन्ग। नाउन केस इन अपोजिशन, इसका 5वां नियम, नाउन केस इन अपोजिशन। जैसे हम नाउन फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ते हैं सिंथेसिस में, 5वां रूल है, ऐसे नाउन क्लास का ये 5वां नियम है कि हम नाउन केस इन अपोजिशन कैसे पढ़ते हैं। बरसात आएगी, दैट वाज आवर होप, ये हमारी आशा थी, हमारी आशा गलत थी। बरसात आएगी ये हमारी आशा थी और हमारी आशा गलत थी। तो ये कैसे बनेगा देखना जरा। आवर होप, कॉमा लगेगा, दैट द रेंस वुड कम, आवर होप दैट द रेंस वुड कम वाज रॉन्ग। अब देखिए, हमारी आशा कि बरसात आएगी गलत थी। प्रिंसिपल क्लास के 2 भाग हो गए, प्रिंसिपल क्लास के, और ये बीच में आपकी आ गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। अगर हम इस दोनों को पार्ट को जोड़ें तो आवर होप वाज रॉन्ग, हमारी आशा गलत थी। यही वो कह रहा है, हमारी आशा क्या थी कि बरसात आएगी। अब देखिए नाउन केस इन अपोजिशन कैसे है, ये मैंने क्लॉज में भी समझाया, जो क्लॉज एनालिसिस दिया हुआ है। हमारी आशा कि बरसात आएगी, बरसात आएगी, यही हमारी आशा, ये दोनों चीज़ें एक होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें एक होंगी
तभी हम उसको एपोजिशन में मानेंगे। एपोजिशन मतलब साइड बाय साइड, जो ये चीज़ हो वही ये चीज़ हो, और एपोजिशन वाले पार्ट को कॉमा में बंद किया जाता है। तो अवर होप दैट द रेन्स वुड कम, कि बरसात आएगी, हमारी आशा थी, हमारी आशा कि बरसात आएगी, यही हमारी आशा थी। और यह आशा क्या है, ये आशा है हमारी, दोनों अपोजिशन में बिल्कुल पास पास। इसके बाद हमने वहाँ पर लिख दिया आगे वाज रॉन्ग, गलत थी। हालांकि है ये इसका भाग, लेकिन बीच में आएगी तब इसका अपोजिशन में हम शो कर पाएंगे। तो ये आपका है नाउन केस इन अपोजिशन में। और कुछ लोग अगर इसको बना देते हैं कि आवर होप वाज रॉन्ग दैट द रेन्स वुड कम, ये सिली सेंटेंस है, मतलब नॉट हैव अ गुड स्ट्रक्चर, वो सही स्ट्रक्चर पर नहीं होता है। इसका रियल स्ट्रक्चर है जिस पर सेंटेंस, देखो एक ये होता है, एक बनावटी सेंटेंस होता है कि हमने किसी तरह से उसको सेट करके बना दिया, अर्थ देने लगा, लेकिन जो उसका वास्तविक रूप होता है वो अलग होता है, और वो अलग अपना इम्प्रेशन दिखाता है कि ये इसमें अपने सही रूप में है। तो आवर होप दैट द रेन्स वुड कम वाज रॉन्ग, ये इसका सही सिस्टम है। इसके बाद आपका है, देखिए ये भी सातवां उसी तरह से बनेगा, ही इज़ डेड, वो मर गया है, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, अर्थात ये समाचार सत्य नहीं है। तो कभी कभी कह देते हैं द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू दैट ही इज़ डेड, गलत, ये बनाना चाहिए द न्यूज़, दिस न्यूज़ को हटा करके क्या लिखेंगे, द न्यूज़ कॉमा दैट ही इज़ डेड, ही इज़ डेड, फिर कॉमा लगा के लिख देंगे इज़ नॉट ट्रू। अब देख क्या हो गया, खबर कि वो मर गया है सत्य नहीं है। अब देखिए ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आ गया अपोजिशन में, और अपोजिशन मतलब ये नाउन है और ये भी नाउन है, तभी तो ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसमें एक समाचार छिपा हुआ है। खबर क्या है, ये है, यही तो खबर है, ये दोनों अपोजिशन में आ गए, जो ये चीज़ है वही ये चीज़ है, लेकिन ये क्लॉज है, नाउन का काम कर रही है, इसलिए नाउन क्लॉज, चूंकि इसका सेंस पूरा नहीं है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इस न्यूज़ इस नाउन के बाद में है, इसके पास में है, इसलिए ये इसका अपोजिशन। तो खबर कि वह मर गया है सत्य नहीं है, इसका सही स्ट्रक्चर ये है, ऐसे इसको बनना चाहिए, द न्यूज़ दैट ही इज़ डेड इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल देखिए कितने कॉमनली सेंटेंस बन रहे हैं, बिल्कुल आसानी से बन रहे हैं, लेकिन इनको बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो ये फिर बनते नहीं है। फिर लिखा हुआ समवन स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो हिम। अब यहाँ पर क्या है कि किसी ने मेरी घड़ी चुराई, मैं उसे जानता नहीं हूँ, तो मैं उसे नहीं जानता जिसने मेरी घड़ी चुराई, तो सेंटेंस बनाएंगे आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच। जैसे हमने एक सबसे बिगिनिंग में एक सेंटेंस बनाया था, मिस्टर प्रकाश सेड समथिंग, उसमें समथिंग हटा दिया था, इसमें भी समवन हटा देंगे, ठीक है ना। तो किसी ने मेरी घड़ी चुराई, यहाँ पर हमें पता नहीं घड़ी किसने चुराई, घड़ी किसने चुराई, हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई, मैं उसे नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता जिसने मेरी घड़ी चुराई, ये जा से प्रारंभ होता, कुछ जा से प्रारंभ भी होने वाले कंजंक्शन होते, कुछ का से प्रारंभ होते। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुराई, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुराई, तो ये सेंटेंस ऐसा भी बना सकते हैं। समवन इसमें हट जाएगा, स्टोल माई वॉच इस तरफ आ जाएगा, इसके बीच में हु लग जाएगा, हिम आप हटा देंगे, चाहे तो हिम को लेकर बना सकते हैं, यहाँ पर हिम डाल सकते हैं, आई डू नॉट नो हिम हु स्टोल माई वॉच। जब हिम डाल देंगे तो ये नाउन क्लास में नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा और ये उसका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, अर्थात ये चला जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज में। बनेगा तब भी कॉम्प्लेक्स, सही तब भी होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे, मतलब मार्किंग का कोई इशू नहीं है, बराबर मिलेंगे। अंतर सिर्फ ये आ जाएगा कि अब हिम लगाने से ये एडजेक्टिव क्लास में चला जाएगा, और हिम नहीं होगा तो आपका नाउन क्लास में रहेगा, ठीक है ना। अर्थ क्या होगा, अर्थ ये होगा इसमें कि मैं उसे नहीं जानता जिसने मेरी घड़ी चुराई, और जब हम इसको हटा देंगे तो हो जाएगा मैं नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुराई, बस ये फर्क रहेगा, कॉम्प्लेक्स तब भी होगा। सेंटेंस नंबर 5, वेयर ही हैज़ गॉन डू यू नो, तो ये बनता है डू यू नो, मेन क्लॉज आगे ले आएंगे, कहता क्या है, वह कहाँ गया है, क्या तुम जानते हो, तो क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ गया है, हिंदी बहुत सपोर्ट करेगी सिंथेसिस में। तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू नो, ये कंजंक्शन का काम करेगा, बीच में वेयर
ये आ गया। फिर जब ये वेयर बीच में लग जाएगा तो चूंकि इंट्रोगेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा कंजंक्शन। हालांकि मीनिंग इसकी वही होगी। बात ये है, मिठाई में चीनी पड़ जाती है तो चीनी नाम खत्म हो जाता है, लेकिन मिठास वही रहती है, मतलब उसका असर वही रहेगा, पर नाम चेंज हो गया। फिर कोई मिठाई में ये नहीं कह सकता ये चीनी खा लो, वो कहेगा मिठाई खा लो, लेकिन चीनी का मीठापन उसमें हमेशा विद्यमान रहता है। इसी तरह से ये मतलब ये अब क्वेश्चन वर्ड नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा कंजंक्शन, लेकिन मीनिंग अपनी वही देगा। वेयर मैंने कहा, यहाँ पर हो गया की कहा, तो लेकिन कहाँ का अर्थ रहेगा, डू यू नो वेयर। अब यहाँ से असर्टिव बनाते हैं, वेयर ही हैज़ गॉन, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो वेयर के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आई, ठीक है ना। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, ये बन गया कंजंक्शन, तो सेंटेंस जाएगा आपका असर्टिव। तो डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गया है। चूंकि प्रिंसिपल क्लास और इस वजह से ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, वेयर की वजह से नहीं लगा। वेयर तो अपना रियल इंप्रेशन खो चुका है, रियल सेंस वो खो चुका, वो बन गया कंजंक्शन, अब वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए इसकी वजह से क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। ये देख रहे हो, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है, ये डू यू नो लिखा है, इस वजह से ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या तुम जानते हो, पूछ अब भी रहा है, इसमें दोनों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, दोनों में क्वेश्चन मार्क था, वह कहाँ गया है, क्या तुम जानते हो। जब जुड़े तो इसका इंट्रोगेशन खत्म हो गया, ये बन गया कंजंक्शन, ये बना असर्टिव और ये बना रहा आपका क्वेश्चन, इसलिए इसकी बदौलत यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बन गया सेंटेंस। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गया है, बस बन गया सेंटेंस। इसके बाद है यू आर ए लायर, दिस इज नोन टू ऑल। अब देखिए ज्यादातर सेंटेंस ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब दोनों बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, दैट यू आर ए लायर इज नोन टू ऑल। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये बाद में अदर है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका है तो सब्जेक्ट, जैसे पैसिव फॉर्म में होता है, आई नो हिम ही इज नोन टू मी, आई नो ऑल, आई नो ऑल, ऑल आर नोन टू मी, ऑल नो मी, आई एम नोन टू ऑल। मतलब ये पैसिव फॉर्म में, तो इज नोन टू ऑल, नो के साथ पैसिव फॉर्म में क्या लगता है, टू लगता है बाई की जगह, तो ये पूरा पैसिव फॉर्म में। लेकिन अब इसमें समझने की जरूरत ये है, तुम एक झूठे हो, तुम एक झूठे आदमी हो, दिस इज नोन टू ऑल, सबके द्वारा ये जाना जाता है। तो ये बना है क्या किया हमने, इस नाउन क्लॉज को बना दिया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब, और वो आपका बाई लगाकर ये टू लगा करके आपका ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब, अगर इसको हम इस तरफ लाना चाहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट वर्ब बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ऑल नो दैट यू आर known to, you are a liar। ये लाई से बना है, लाई माने झूठ बोलना या झूठ होता है, LIAR लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे। अगर LAIR लिखेंगे ये लेयर हो जाएगा, लेयर माने मांद या गुफा हो जाता है, तो ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है लायर, आई जिसमें पहले आता हो। ये यहाँ आपका बन गया दैट यू आर ए लायर, ये ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्टिव वर्ब, ये ऑब्जेक्टिव वर्ब, ये सब्जेक्टिव वर्ब और ये ऑब्जेक्टिव वर्ब। दो एस्पेक्ट में बना, दो पहलू में बना है, दो फॉर्म में बना, दो स्ट्रक्चर में बना है। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज समझने वाली बात है, कभी कभी क्या कर देते हैं बच्चे, दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर, गलत। अगर इसको लास्ट में रखना इस तरह तो पैसिव फॉर्म में रखिए, अगर इसको पहले लाना है तो एक्टिव फॉर्म में रखिए, तभी इसमें सही अर्थ और सही आप इस नियम को प्रूव कर पाओगे। अब बना देखो सब्जेक्ट वर्ब, अगर पूरा लाएंगे दिस इज नोन टू ऑल, तो दिस को आप सब्जेक्ट कहेंगे, इसको वर्ब कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, मजा नहीं आएगा आपको, सेंटेंस सही स्ट्रक्चर में नहीं जा पाएगा। यहाँ रहे तो इज नोन टू ऑल, अगर ये बाद में रहे तो इज नोन टू ऑल, लेकिन अगर इसको आगे लाते तो जो ये पैसिव फॉर्म है उसको आप एक्टिव बना लीजिए, ऑल नो दैट, ये चीज होनी चाहिए। दिस ये जाना जाता है, ये क्या जानाता है कि तुम एक झूठे हो,
इस दिस की जगह ये आ जाएगा और सीधे इसको एक्टिव बना करके सेंटेंस को लिख देंगे। तो चाहे ये बनाइए तब भी सही है और ये बनाइए तब भी सही है, कंप्लीट सही है, अनडाउटेडली बिल्कुल पूरी तरह से सही है। इसके बाद आपका आता है नंबर तीसरा है, जो कि मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के रूप में एक बार फिर बना देता हूं। आई डू नॉट नो वेदर शी इज इनोसेंट। अर्थात वेदर लगाइए चाहे इफ लगाइए। मैंने कहा था मैं आपका वेदर में या इफ में चला जाता है, उसका सेंस आपकी बी की फॉर्म की आ जाती है। अगर वहां पर सी माइट बी इनोसेंट होता तो सी वाज इनोसेंट हो जाता। अगर सी माइट बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती थी, आई डू नॉट नो मुझे पता नहीं, माइट भी जब हो जाएगा तो माइट की जगह आपको पास्ट लाना पड़ेगा, चूंकि लाना पड़ेगा बी की फॉर्म ही, तो बी की फॉर्म पास्ट में क्या चलती, वाज वर्ब चलती, तो सी के साथ क्या था, वाज आता। एक सेंटेंस आपने बनाया, दूसरे में उसी तरह से घुमा दिया उसने, यानी उसका स्ट्रक्चर बदल दिया। कहीं माइट हैव कर दिया, कहीं माइट बी कर दिया, कहीं मे बी कर दिया, कहीं मे हैव भी कर सकता है। अगर वो मे हैव कर सकता है, सी मे हैव फेल्ड, तो आपको हैव की जगह फिर हैज लाना पड़ेगा। माइट हैव करेगा तो हैड लाना पड़ेगा, मे बी करेगा तो इज लाना पड़ेगा, माइट भी करेगा तो वाज वर लाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अगर दिमाग में रखेंगे तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपका नंबर है दूसरा। यहाँ पर कह रहा है द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो छात्र लड़ गए। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, मैं कारण जानना चाहता हूँ। कारण बताने के लिए कौन सा कंजंक्शन या क्वेश्चन वर्ड आता है, वाई आता है। रीज़न बताता है वाई, तो यहाँ पर वही चाहिए आपको। तो सीधे वहीं से सेंटेंस उठाएंगे, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न वाई the two students quarreled, फुल स्टॉप। मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्यों दो विद्यार्थी लड़ गए। सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स है और आपको पूरा नंबर आपका आएगा, पूरी तरह से नंबर मिलेंगे पूरे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। लेकिन कोई कहे नाउन क्लास में है तो कतई नहीं है, नाउन क्लास में है ही नहीं, क्योंकि ये आपका एक तरह से किस में चला गया, एडवर्ब में। ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है और रिलेटिव एडवर्ब का लिए एंटीसीडेंट आ रहा है, तो बना तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये चला आपका एडजेक्टिव क्लास में। तो चूंकि लाइट चली गई है इसलिए आपको अगला सेशन मिल जाएगा।